हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्रेट माइंड क्लासेस में। अगर आपको पता होगा, अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की है। कौन सी? एनटीपीसी के एग्जाम रिव्यू। जो एनटीपीसी के पेपर्स हो रहे हैं, यानी रेलवे के जो पेपर्स हो रहे हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। ये रेलवे कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है, रेलवे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, लेवल क्या चल रहा है, उस सभी का एनालिसिस करने वाले हैं आज की वीडियो में। आज एनटीपीसी का एग्जाम रिव्यू करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 उसमें आया था, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर क्या आया था? क्वेश्चन नंबर 1 था कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है तो उनके एरिया में अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन बड़ा सही था, आसान था थोड़ा। अगर आप यहाँ आ रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, आप पढ़ पा रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन आया था इसमें, त्रिज्या क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, ये रेडियस r है, एरिया होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ से a1/a2 अगर लिखे तो पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, r1/r2 का होल स्क्वायर हो गया। r1/r2 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 1/4। 1/4 का होल स्क्वायर यानी 1/16, यानी a1 रेशियो a2 क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों वृत्तों का कितना आ जाएगा? 1:16। 1:16 कर पाए होंगे। क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन इस तरीके से था कि अगर दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी मान कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 था कि अगर दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका गुणनफल मल्टीपल गुणनफल 9600 है तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। क्लास में अगर आ रहे होंगे तो आपको पता होगा, मैंने माना था कि इनका HCF मैंने मान लिया कोई a है तो संख्या क्या होगी? 2a, 3a। उसने बोला क्या है? इनका गुणनफल 9600 है। ये दोनों संख्या है सर, 2a × 3a करेंगे तो बराबर 9600 दे रखा है उसने। कितना हो गया? 6a² बराबर कितना हो गया? 9600। काट तो 6 एकम 6 और 6 से 36, 1600 आएगा। a² बराबर 1600, यानी a बराबर कितना आ गया? 40। a की वैल्यू 40 आ गई। अब दो संख्याएं हैं 2a, 3a, इनका योग पूछा है। 2a + 3a पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? a × 2 + 3 और a की वैल्यू आपने क्या निकाला? 40। 2 + 3 कितना होगा? 5। 5 × 20, 200 इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 उसने पूछा था, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। फॉर्मूला क्लास में बताया गया था, डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, आंसर आ गया डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन था, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इसकी ए साइड ये है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। आपको क्लास में फॉर्मूला लिखाया गया था कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। ये लिखाया था क्लास में। इसमें पूछा क्या है? एरिया ही पूछा है और साइड ए बराबर दे रखी है 10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो पुट करना था। अगर आपको पता होगा फॉर्मूला, ए की वैल्यू 10 लगा दो, स्क्वायर है इसका, बराबर हो जाएगा √3/4 × 100। 4 से काट दो 25। आंसर एरिया बराबर कितना आया? 25√3। 25√3 आंसर आ गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन था कि अगर किसी वस्तु पर 25% लॉस होता है, अगर उस वस्तु का विक्रय मूल्य 52,500 हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर ये था। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु पे 25% लॉस होता है
25% की फ्रैक्शन 1/4। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु 4 की थी सीपी क्रय मूल्य तो वो 1 घट के यानी 3 की बिकी सेलिंग प्राइस उसने दे रखा है। सेलिंग प्राइस है इसका 52,500। 52,500 दे रहा है तो कितना है 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने 52,500 को। तो एक यूनिट कितने को करेगा 52,500 बटे 3 का भाग लगा लो 3 एकम 3 3 सत्तो 21 और बचा 1 3 पंजे 15 डबल 0 यानी 1 यूनिट बराबर हो गया 17,500। उसने पूछा क्या है कि इसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य 4 यूनिट बराबर कितना होगा 4 बटे 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 17,500 4 यूनिट कितना 17,500। तो एसपी सेलिंग प्राइस सीपी पूछा था आपने सीपी बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणा 17 जो 62 5 जो 20 70,000 हो जाएगा शायद 70,000 कॉस्ट प्राइस 70,000। अगर आप क्लास में आ रहे हो इसी मेथड से मैंने बताया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसने दिया है कि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया है और पूछ रहा है सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा। बिल्कुल क्वेश्चन ये भी क्लास में सब सारे क्वेश्चन जो क्लास में कॉन्सेप्ट कराए हैं उसी से रिलेटेड आ रहे हैं। जैसे इसमें दे रखा है किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे रखा है 2:6:4:8। तो सबसे छोटा कोण क्या होगा सबसे छोटा कोण पूछ रहा है। चतुर्भुज की बात आ गई चतुर्भुज बना लूंगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360। ये मान लिया मैंने इनका अनुपात है ये है 2x 6x 4x 8x। ये मान लिया मैंने 2x है ये वाला एंगल ये है 6x ये है 4x और ये वाला 8x है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री क्लास में बताया था पता होगा यानी 2x + 6x + 4x + 8x 360 कितना हो गया 6 2 8 8 8 16 16 4 20x कितना हो गया 360 डिग्री। ये हो गया 0 से 0 घटा x बराबर 18 36 18 डिग्री x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। अब इसमें सबसे छोटा कोण कौन सा हो सकता है जिसका 2 6 4 8 किसमें गुणा करें सबसे छोटा होगा ये 2 ही तो दिख रहा है 2 गुणे x की वैल्यू क्या दिख रही है 18 डिग्री यानी सबसे छोटा कोण हो जाएगा 18 36 डिग्री। अगला क्वेश्चन इसमें आया था कि 2 sin 3x - 3 ये क्वेश्चन नंबर था 5। क्वेश्चन नंबर 6 आया था 2 sin 3x - 3 tan 240 डिग्री। अभी क्लास में रिपोर्ट ड्यूटी चल रही है इस टाइप का क्वेश्चन कराया था बिल्कुल आसान है। क्या tan 240 को लिख सकते हैं tan 180 + 60। मैंने बताया था कि 180 आ गया तो रेशियो चेंज नहीं होगा tan का tan आना है और 60 डिग्री का 60 डिग्री। अब चिन्ह और देख लो 180 + थीटा की बात करें यानी तीसरे चतुर्थांश में पहुंच गई। तीसरे चतुर्थांश में tan cot पॉजिटिव सर tan ही तो है ये पॉजिटिव रहेगा tan 60। तो इधर क्या चल रहा है 2 sin 3x - 3 = tan 60 की वैल्यू √3 तो sin 3x - 3 कितना होगा √3/2। अब हमें क्या करना है हमने क्लास में बताया था अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन ले आओ तो मैं अनुपातों का कंपैरिजन कर सकते हैं यानी sin 3x - 3 बराबर sin √3/2 sin में कितने की वैल्यू होती है यानी sin 60 की वैल्यू होती है यानी अनुपातों का कंपैरिजन। कुछ लोग काट भी देते हैं इसको sin से sin काटते हैं सही मायने में देखा जाए त्रिकोणमिति में कंपैरिजन यानी तुलना की जाती है अनुपातों की sin से sin कटता नहीं बट अपने कंपैरिजन वाले में काट देते हैं। 3x - 3 = 60 3x बराबर 3 उधर पहुंच के कितने 63 x बराबर 21 या 63 21 आ गया यही पूछा था उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए
अगला क्वेश्चन था कि बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये हमें लग नहीं रहा है क्वेश्चन आया होगा, खैर कोई पता नहीं, कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं, सब आसान कठिन ही नहीं होते। क्वेश्चन दिया था कि x + y = 75, तो x² - y² = 300, तो x + y का मान क्या होगा? क्या बोला मैंने कि x + y उसने दे रखा था क्वेश्चन नंबर 7, x + y = 75, x² - y² = 300, तो x - y की वैल्यू क्या होगी? आसान सा क्वेश्चन पूछ लेता है, जरूरी नहीं है सब टफ ही क्वेश्चन पूछे। एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम है, तो इसलिए आपको पता होगा x² - y² क्या होता है, x - y x + y, x² - y² की वैल्यू दे रखी है 300, x - y निकालना है, x + y दे रखा है 75, 75 चौक होते हैं 300, 4 बार, यानी x - y आ गया 4। अगला क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन आया था कि यदि किसी वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है और यदि इसे वृत्त बना दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बिल्कुल सही सवाल था कि यदि कोई वर्ग है, तो वर्ग है ये, वर्ग का परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग पेरीमीटर है 44 सेंटीमीटर, तो इसको मोड़कर वृत्त बना दिया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। कहने का मतलब इसको गोल कर दिया जाए, गोल कर दिया जाए, यानी ये होगी रेडियस इसकी r, जो इसका परिमाप था ये चारों भुजाओं का योग, उसी को मोड़कर मैंने वृत्त बना दिया है, तो इसकी परिधि होगी वो भी तो 44 सेंटीमीटर होगी, वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगी, यानी इसकी परिधि भी तो 44 सेंटीमीटर होगी, और वृत्त की परिधि होती क्या है 2πr बराबर 44 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस कितनी ली 44/2π। अब वो पूछ क्या रहा है, जो वृत्त बनेगा मोड़कर उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? क्षेत्रफल होता है πr²। अब r की वैल्यू आपने निकाल रखी है, पाई r की वैल्यू है 44/2π का होल स्क्वायर, r² है ना, इसलिए स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, बराबर पाई 44 × 44 बटे 2 दूनी 4, पाई बने पाई, पाई से एक पाई कट गया, 11 × 44 क्या आया, ऊपर बचा है 11 × 44 बटे पाई, पाई बचा, यहाँ पर वैल्यू रखते तो डायरेक्ट यहाँ पे ब्रैकेट वैल्यू रखते पाई बटे 7, ये 7 घटा के हम ऊपर पहुंच जाते तब भी तो वही बात है, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। 22 दूनी 44 कितना आया 11 × 2 × 7, 7 दूनी 14 × 11 यानी 11 दूनी 22, ऐसे कर लो 11 × 14, ये हो जाएगा 11 × 44 और 11 एकम 11 और 4 15, यानी उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ रहा होगा 154। बिल्कुल सही, कुछ नहीं था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा इस क्वेश्चन से कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 था कि यदि a और b के कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात 2:1 है, ए और कोई बी दो व्यक्ति हैं, उनकी क्षमताओं का अनुपात 2:1 है, और ए प्लस बी, ए और बी दोनों किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर देगा? पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना होगा, टोटल काम कितना है, टोटल काम 20 दिन चला, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 2 और 1 3, टोटल काम आ गया 60। अब वो पूछ रहा है केवल बी कितने दिन में कर देगा, टोटल वर्क है 60, बी कितने दिन में, टोटल वर्क है 60, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो बी करेगा 60 दिन में काम। अगर वो वहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता ए कितने दिन में काम करेगा टोटल काम, अगर ए अकेला काम करे तो एक ही देख लो, टोटल काम है 60 और एक की एफिशिएंसी कितनी है 2,
ए की कार्य क्षमता 2 है, तो ये कितने दिन में पूरा काम करेगा? 30 दिन में है। क्वेश्चन में तो बी की वैल्यू पूछी थी, बी कितने दिन में काम पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन इस तरीके से था, कुछ अनुपात समानुपात का क्वेश्चन था। x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 6 प्लस z अपॉन बराबर z अपॉन 11, तो x y z तो x प्लस y प्लस z अपॉन z की वैल्यू क्या होगी? अनुपात समानुपात का आसान सा क्वेश्चन दिया है उसने। क्वेश्चन था कि x अपॉन 5 बराबर y अपॉन 6 इक्वल टू z अपॉन 11। क्वेश्चन नंबर ये 10वां क्वेश्चन था। उसने पूछ रखा था तो x प्लस y प्लस z अपॉन z की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल आसान है, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है। अभी जल्दी में ही रेशियो चैप्टर खत्म हुआ है। आपको बताया था कि x अपॉन 5 लिखा है तो x बराबर 5 मान लो, y बराबर 6 मान लो, z बराबर 11 मान लो। कैसे? अगर हम 5 प्लस y की वैल्यू 6 प्लस z की वैल्यू 11 लगा दें और z की वैल्यू नीचे 11, जब 5 11 11 11 22 बटे 11, कितना आंसर आया? तो खैर, अब क्वेश्चन में एक ऐसे हो सकता है, अगर यहीं पर ये क्वेश्चन इसके बजाय ये डाल देता x प्लस y प्लस z अपॉन z स्क्वायर, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट ये 5 नहीं रख सकते थे, y की वैल्यू 6 नहीं रख सकते थे, z की वैल्यू 11 नहीं रख सकते। क्या करेंगे? बराबर के लगाना पड़ेगा, यानी x बराबर 5 के होगा और y बराबर 6 के होगा, फिर z बराबर 11 के होगा, फिर वैल्यू के में चलेगी। कहने का मतलब पहले के लगाते तब भी यहाँ पर के से के आकर कट जाता, इसलिए मैंने के नहीं लगाया था वहाँ पर। फिर क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा, पूछ ले तो के लगा लेना बस, बाद में 1 के में या तो आंसर नन ऑफ दिया होगा, किसी टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, इसी टाइप का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आया था कि 50 का खाली स्थान परसेंटेज ऑफ बराबर 40, तो खाली स्थान की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं, 50 का मतलब गुणा, हम मान लेते हैं x% यहाँ पे मान लिया मैंने, x% का मतलब x बटे 100 बराबर 40, 50 दूनी 100 यानी x बटे 2 बराबर 40, यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 80। कहने का मतलब यहाँ पर हम अगर 80 रख दें तो 50 का 80% 40 के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल सही, परसेंटेज का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 था कि sin थीटा इक्वल टू 5/13, तो sin थीटा है यहाँ पर, तो cos थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 2 cot थीटा। ये क्वेश्चन आया था कि sin थीटा बराबर 5/13, आपको क्लास में बताया था जल्दी में त्रिकोणमिति में sin थीटा अगर 5/13 दिया है तो sin थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे कट। इसमें आधार क्या होगा? आपको ट्रिपलेट लिखाया था 5/13 का, याद होगा, हमने कहा 5/13 होगा, तो जरूरी है ये समकोणित रोज बना रहा होगा, ये हो जाए ठीक से क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए मैंने याद करवाया था कि 5/13 लिखे तो जरूर तीसरी भुजा 1/12 नहीं होगी। कहने का मतलब आधार यहाँ पर हो जाएगा 12। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको निकाल लो, जैसे आधार बराबर क्या होता है? आधार बराबर अंडर कट स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ से भी जब आप ये वैल्यू रखेंगे आ कितना 12 ही रहा होगा, यानी कहने का मतलब ये फिक्स हो गया कि आधार 12 है। आधार कितना है? 12। तो अपने डायरेक्ट वैल्यू रख दो, cos थीटा बराबर आधार बटे कट माइनस लंब बटे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार 2 cot थीटा। cot थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। आपको सबको वैल्यू पता है, लंब भी पता है, कट भी पता है, आधार भी पता है, वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। कैसे? आधार कितना है? 12, कट कितना है? 13 माइनस लंब कितना है? 5, आधार कितना है? 12 बटे 2 इंटू आधार कितना है? 12
लंब कितना है 5, कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर भाई 13वां। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, अगर आप बताना चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेते जाएं और इसको बाद में देख लेना कौन से क्वेश्चन हैं, आज में देख लेना, अच्छे से एनालाइज कर लेना। खैर अगला क्वेश्चन इस तरीके से था, क्वेश्चन नंबर 14 कि कोसेक x कोसेक थीटा इक्वल टू 3x है और कोट थीटा 3/x है, तो 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। मैंने क्लास में बताया था कि त्रिकोणमिति में अगला स्टेप खुद सोचना पड़ता है, आगे क्या हो सकता है इसमें। दूसरे पूछा है 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, हमें दिख रहा है कोसेक थीटा बराबर 3x दिया है, अगर 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर बन रहा होगा। अगर हम पहले को कोसेक स्क्वायर थीटा करते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा मिलेगा हमें 9x स्क्वायर, 3x का 9x स्क्वायर, अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दें तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/x स्क्वायर। हम इसमें से ये घटा दें पहले में से दूसरा तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा आपको क्लास में सरसंख्या बताई थी, बराबर होता है 1 होता है, तो ये कितना होगा 9 कॉमन ले लो इसमें से, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। इसका मतलब सर यही तो उसने पूछा था 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ रही 1, यानी इसका आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया था कि यदि tan 3 थीटा tan 6 थीटा बराबर 1 है तो tan 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्लास में करा चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट, आपने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था त्रिकोणमिति का। क्वेश्चन था कि tan 3 थीटा tan 6 थीटा इक्वल टू 1, तो tan 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपको मैंने क्लास में बताया था कि अगर tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 है तो उनके कोणों का योग जरूर 90 रहा होगा, तभी ये tan थीटा इक्वल टू 1 बना है। कैसे, अगर tan a tan b बराबर 1 होगा तो a प्लस b जब 90 डिग्री होगा तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। करा के देख लो, या tan a इंटू tan b, b की जगह पे क्या ले सकते हैं 90 माइनस a बराबर 1, tan a tan 90 माइनस थीटा cot a बराबर 1, तो tan a इंटू 1/tan a इक्वल टू 1, क्या 1 आ रहा है जी सर। जब a प्लस b की वैल्यू यानी दोनों कोणों का अनुपात जब 90 होगा तभी ये कंडीशन फॉलो हो रही है, tan a tan b इक्वल टू 1। वही तो यहाँ पर दिया है tan 3 थीटा tan 6 थीटा इक्वल टू 1 है, यानी 3 थीटा प्लस 6 थीटा जब 90 रहा होगा तभी ये कंडीशन बन रही होगी, यानी 3 प्लस 6 9 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा बराबर 10 डिग्री आ गया। आपको पूछ क्या रहा है tan 3 थीटा 3 × 10 यानी tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी 1/√3। बिल्कुल क्वेश्चन कर पा रहे होंगे ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 इस तरीके से था कि अगर a प्लस b किसी काम को कितने दिन में 16 दिन में करते हैं और b प्लस c किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो a प्लस b प्लस c उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो a प्लस c उस काम को कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन ये था, क्लास में बताया गया था कि तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 24 × 48 और 3 48 आएगा एलसीएम। टोटल काम हो गया 48। अगर हम a प्लस b की एफिशिएंसी निकालने की बात करें तो 16 48 में 16 का भाग लगा देंगे एफिशिएंसी 16 × 48 24 × 2 = 48 12 × 4 = 48। अब हमें निकालनी किसकी है a की और c की। a की c की निकालनी है
तो हम अगर एक की निकालें तो बी प्लस सी की वैल्यू आपको पता है कितनी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है 4, तो ए की एफिशिएंसी जरूर 2 रही होगी, तभी 2 2 4 होगी, यानी ए की एफिशिएंसी होगी 2। अब आती है बात सी पर। सी पर हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता है कितनी, 3 ये है, और ए प्लस बी प्लस सी की टोटल है 4, तो सी की एफिशिएंसी जरूर 1 रही होगी, तब 4 होगी, यानी सी की एफिशिएंसी 1, तो नहीं 1 प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 2 और 1 3, टोटल काम है 48, एफिशिएंसी है 3, तो हो जाएगा 16 दिया 48, ए प्लस सी 16 दिन में काम को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन था इसी में कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इनिशियल, यानी उसका जो मूलधन है वो 6400 है, इनिशियल 6400 है, तो मिश्र धन क्या होगा। क्वेश्चन इस तरीके से था कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज का इनिशियल 6400 है, तो फाइनल क्या होगा, फाइनल होगा 2 साल में, 2 साल का टाइम दे दिया उसको, 2 साल में फाइनल क्या होगा, यानी 10%, 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 2 साल, 10 ढाई 100, 11 11 121, क्लास में बताया गया था कि उसका इनिशियल दे रखा है उसने कितना 6400, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 64, अब वो पूछ रहा है कि फाइनल कितना होगा, 121 यूनिट कितने 64 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी से 25% ज्यादा है, क्वेश्चन नंबर 22, ए बी से 25% ज्यादा है, तो बी ए से कितना अधिक या कम होगा, तो बी ए से कितना अधिक या कम होगा, इसमें दे रखा है 25% की फ्रिक्शन 1/4, यानी अगर बी होगा 4 तो सी होगा +1 5, ए अगर बी होगा 4 तो ए होगा 5। अब वो पूछ रहा है बी ए से कितना अधिक या कम है, यानी बी ए से कितना अधिक या कम है, तो बी ए से 1 कम है, कितना 1 कम है, कितना ए से, ए का कितना है 5, तो ये 100 पे कितना होगा 20 2500, यानी 20% कम है, बी ए से 20% कम है। अगला क्वेश्चन था बिल्कुल आसान क्वेश्चन, पेमेंट वर्क का, पेमेंट वर्क का क्वेश्चन था कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 10 × 20/20 बराबर क्वेश्चन 20 से 20, यानी वो 10 दिन में करेंगे, 10 दिन में 20 आदमी उस काम को 10 दिन में करेंगे। अगला क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 23, अगला क्वेश्चन था स्थानीय मान से रिलेटेड, यानी स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इसमें पूछी थी कि एक के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, एक के स्थानीय मान का अंतर, एक के स्थानीय मान का अंतर निकालिए, कुछ नहीं, इसके बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4 5, यानी 1 के बाद 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी -1, कितना आएगा 99,999। अगर वो पूछता कि 6 की प्लेस वैल्यू और 1 की प्लेस वैल्यू का अंतर क्या होगा, 6 की प्लेस वैल्यू और 1 की प्लेस वैल्यू, 6 के बाद 3 अंक, -1 की प्लेस वैल्यू 1, कितना होता 5,999। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन पूछ रहा है हर बार की हर शिफ्ट में
स्थानीय मान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है। बस क्वेश्चन ये पूछता है स्थानीय मान का अंतर, इन दो अंकों के स्थानीय मान का जोड़ क्या होगा। स्थानीय मान से रिलेटेड हर क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल आसान आ रहा है। यानी एनटीपीसी के पेपर्स में आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ तक आपने देखा है, तो वीडियो पे एक लाइक देके जाना और इस चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी जो आने वाले पेपर्स हैं, आरआरबी ग्रुप डी यानी रेलवे ग्रुप डी के पेपर्स, यूपी पुलिस के पेपर्स, सबका रिव्यू इसी चैनल पर चलेगा। इसीलिए कह रहा हूँ इस चैनल से जुड़ जाओ। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ तक आपने देखा, थैंक यू सो मच। टेक केयर, नमस्कार।